चलो ये अपना आज का क्लाइमेटोलॉजी का आंसर राइटिंग सेशन है। सबसे पहला 3 मार्कर है अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड का मतलब होता है एक ऐसा अर्बन एरिया जिसका कि सराउंडिंग रूरल एरिया से टेम्परेचर ज़्यादा हो, दैट इज नोन एज अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, क्यों होता है सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे रीजन बिहाइंड इट। रीजन है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होना, वहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स ज़्यादा होना, इसकी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है सराउंडिंग एरिया से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना, विच हैज हायर या वार्मर टेम्परेचर एज कंपेयर टू नियर बाय रूरल एरियाज। ठीक है, सेकंड है कॉज बिहाइंड। ठीक है, कॉज है ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद पोल्यूशन लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तीसरा इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन हो सकता है कि अर्बनाइजेशन को कंट्रोल किया जाए और थोड़ा सा डेवलपमेंट को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि अर्बन एरियाज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शुड बी लेस, डेंस ना हो, अर्बन एरिया थोड़ा सा लूजली पॉपुलेटेड हो। ये एक तरीका इसका खत्म करने का हो सकता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है अर्बन हीट आइलैंड का, या फिर क्यों नेगेटिव है अर्बन हीट आइलैंड। बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड मतलब ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अर्बन एरियाज इंक्रीज होते जा रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक और चीज़ ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अर्बन हीट आइलैंड में दिन में पूरा गरम 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 है। ठीक है, हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, लो प्रेशर है तो गांव की तरफ से ठंडी हवाएं किधर आएगी, शहर में। ठीक है, तो ये ठंडी हवाएं कब चलती है, रात के समय पर। इसलिए देखेंगे रात के समय पर शहर बहुत जल्दी ठंडा होता है, जल्दी 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 हीट है, मतलब हीट की वजह से वहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती है। ग्रामीण एरिया में हवाएं थोड़ी सी शांत रहती हैं इस समय पर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले 2 पॉइंट तो अपने पास कंफर्म है, तीसरा पॉइंट अपन ये 2-3 पॉइंट जो बताएं इसमें से कोई डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे कि मेट्रो सिटीज जितनी भी इंडिया की हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सब अर्बन हीट आइलैंड है। इवन इंदौर इज एन अर्बन हीट आइलैंड बिकॉज यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और आपका पोल्यूशन लेवल्स हाई होने की वजह से सराउंडिंग एरिया से इंदौर में टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल डाल सकते हैं, तीसरे पॉइंट पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरमट्टन वेस्ट अफ्रीका में चलने वाली ड्राई विंड। ठीक है, इज नोन एज हरमट्टन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड। ठीक है, डॉक्टर विंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर वो ड्राई हवा की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। ये ड्राई विंड जा करके वहाँ का मॉइस्चर खत्म करती है और लोगों की स्वास्थ्य को ठीक करती है। सबसे पहला हरमट्टन क्या है, ड्राई विंड है। ठीक है, कहाँ चलती है लोकेशन, तो वेस्ट अफ्रीका, है ना। क्या नाम से जानी जाती है, डॉक्टर विंड के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द हेल्थ कंडीशंस ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम डाल सकते हैं ना। पॉइंट पॉइंट में लिखेंगे बिल्कुल फैक्ट चीज। लैंड एंड सी ब्रीज डायग्राम बनेगा लैंड एंड सी ब्रीज में। ठीक है, लैंड ब्रीज का मतलब कहाँ से कहाँ तक, सी ब्रीज का मतलब कहाँ से कहाँ तक, है ना। इसमें मैं कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों चलती है ना, ये बताना है। ठीक है, देखो सिंपल सा है, ऊपर एक डायग्राम बनाएंगे, एक तरफ सी दिखाएंगे, एक तरफ लैंड दिखाएंगे। ठीक है, एक एरो बनाएंगे लैंड ब्रीज का, एक ऊपर एरो बनाएंगे सी ब्रीज का। ठीक है, और टेबल बनाएंगे उसकी ठीक नीचे, एक तरफ लैंड ब्रीज लिखा होगा, एक तरफ सी ब्रीज लिखा होगा। लैंड ब्रीज कहाँ से कहाँ तक चलती है, सी ब्रीज कहाँ से कहाँ तक चलती है। इसके बाद सेकंड क्यों चलती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट में। ठीक है, और कब चलती है, विच पार्ट ऑफ द डे, एक दिन में चलती है, एक रात में चलती है। क्लियर है, तो ये 3 पॉइंट अपने हो जाएंगे, ऊपर एक सिस्टमेटिक सा डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है, 3 नंबर में 3 पे पूरे पा जाओगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर कंटेंट इन एयर इज नोन एज एट एनी गिवन टाइम इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर एट एनी गिवन टाइम इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी अलग होती है, मतलब टोटल जितना वो ले सकती है दैट इज सैचुरेटेड, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहाँ पर उतना नहीं है। ठीक है, इसका एक और इम्पैक्ट भी है, मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का एक मेजर है ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है बढ़ती घटती रहती है, किसके हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, वाटर बॉडी की वजह से। तो ये हमको यहाँ पर देना है, पर बेसिकली हमारा सबसे मेजर टास्क होना चाहिए यहाँ पर कि हम डेफिनेशन सीख दें और सेकंड उसमें हम फॉर्मूला लिख सकें कि क्या है ना, वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो ये अपना एक फॉर्मूला वहाँ पर हम चिपका सकें, ये हमारा मेजर उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरे इसमें हम ये बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक है टॉर्नेडो साइक्लोन को ही बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नोन एज टॉर्नेडो। कहाँ पर बोला जाता है टॉर्नेडो, अमेरिका में। ठीक है, तो ये हमको बताना है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पॉइंट्स आ जाएंगे नीचे। क्लियर है, टॉर्नेडो कहाँ बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही टॉर्नेडो बोला जाता है। कहाँ पर,
अमेरिका में, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन हमको पता है, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पे बनाएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन इज अ कंडीशन, मतलब रिवर्स साइक्लोन है एक तरीके से। एंटी साइक्लोन इज इन कंडीशन विच डेवलप्स आफ्टर ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड, ठीक है। इसमें जैसे कि लो प्रेशर जोन बनता है साइक्लोन के समय पर बीच में, वैसे ही एंटी साइक्लोन में एक हाई प्रेशर जोन बनता है आई की तरफ, और विंड्स जो है जैसे अंदर की तरफ आ रही थी अब वो बाहर की तरफ जाने लगती है, ठीक है। तो ये हमको बताना है अपने वर्ड्स में, और उसके बाद एक डायग्राम भी बताना है कि एंटी साइक्लोन क्या होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा जो है वो रिवर्स होता है। किसके रिवर्स होता है? साइक्लोन के, है ना। एंटी क्लॉकवाइज होता है कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है साइक्लोन का डायरेक्शन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। इसलिए एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हम बताएंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा, ठीक है। मेजरली कहाँ डेवलप होंगे? ट्रॉपिक्स के बीच में। एंटी साइक्लोन ट्रॉपिक्स के बीच में डेवलप होते हैं, बाकी जगह डेवलप नहीं होते, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन क्या है? एक हाई प्रेशर एरिया है, जैसे कि हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम, वैसे ही एंटी साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है, इन विच विंड्स गो, मतलब एक फ्लो फ्रॉम आई ऑफ द साइक्लोन टू अदर आउटसाइड, ठीक है, सर्कुलर विंड्स मिलते हैं, ठीक है। कब बनता है? साइक्लोन होने के जस्ट बाद वाली अवस्था एंटी साइक्लोन होती है, ठीक है। साइक्लोन खत्म होने के बाद में एंटी साइक्लोन की अवस्था आती है। डायरेक्शंस क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, ये हमको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बेसिकली आधा रह गया, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो जब हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में पढ़ा कि इट इज अ लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है, उसका टॉप डायग्राम बनाना है, कहाँ बनता है ये बनाना है, कितनी रेंज हो सकती है, ठीक है, कितनी स्पीड हो सकती है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे वार्तालाप कर सकते हैं। एक आध ट्रॉपिकल साइक्लोन का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे अभी आया रिसेंट में एम्फिन, ठीक है। ऐसे एक दो साइक्लोन के आप नाम बता सकते हैं, वो बता सकते हैं कि इसको टॉर्नेडो बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, ये सब बता सकते हैं, विली विली बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हॉर्स लैटिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड है हॉर्स लैटिट्यूड? 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, हवाएं बिल्कुल शांत होती हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है, मतलब नाव जो है चल नहीं पाती सही तरीके से, इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन को ये बोला जाता है, ठीक है। हाँ, घोड़े फेंक देते हैं यहाँ पर, ये लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड का नाम दिया गया है। क्लियर है? घोड़े फेंक देते हैं यहाँ पर नीचे, पहले शिप्स के अंदर घोड़े आते थे, ठीक है। तो घोड़ों की वजन की वजह से, है ना, शिप को चलने में और ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि विंड की स्पीड तो है नहीं, सब चप्पू से ही चल रहा है काम, तो इसलिए घोड़ों को खाली कर देते, बोले कि यार घोड़े ही फेंको सबसे पहले, इंसान के पहले घोड़े फेंकते थे, इसलिए उस लैटिट्यूड पे बहुत घोड़े फेंके हुए हैं, ठीक है। और अमूमन जो ये लैटिट्यूड का नाम है वो नॉर्थ नहीं साउथ वाला एक है, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इस लैटिट्यूड पे बेसिकली पूरा लैंड पोर्शन है, सदर्न हेमिस्फीयर में इस पोर्शन पे पूरा की पूरा ओशियन है, ठीक है। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ही हॉर्स लैटिट्यूड शब्द मेजरली इस्तेमाल किया जाता है, पर ऐसा है नहीं, दोनों जगह बोल सकते हैं, ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, लेकिन मेजरली ये हॉर्स जो फेंकने की घटना है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ही हुई है, क्योंकि उधर ही आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो है मतलब ओशियनिक रीजन जो है वहीं है ना। ऊपर वाले हिस्से में तो आप देखोगे कॉन्टिनेंटल रीजन है उस लैटिट्यूड्स पे। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्यूरियस 50 हवा है, वेस्टर्नलीज को बोलते हैं, ठीक है। 50 डिग्री लैटिट्यूड पे चलती है, नॉर्दर्न सदर्न लैटिट्यूड्स पे, है ना, सदर्न पे ही चलती है ना, 50 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, सदर्न में चलती है, साउथ में चलती है, सदर्न में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और उधर ऊपर रहती नहीं है इतना, ठीक है। तो सदर्न में ही फ्यूरियस बोलते हैं, ऊपर बोल नहीं सकते, ऊपर निकलती नहीं है इतना, इतनी स्पीड ही नहीं आती, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, वेस्टर्न लीज जो कि तेज गति से चलती हैं, कौन से लैटिट्यूड पे? 50 डिग्री लैटिट्यूड पे, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, उनको क्या बोलते हैं? फ्यूरियस 50, ठीक है, परमानेंट विंड है। कॉज बता सकते हैं? कॉज लिख सकते हैं बिल्कुल, कि वहाँ पर कॉन्टिनेंटल एरिया है नहीं, इस वजह से वेस्टर्न लीज की स्पीड बहुत तेज है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इस वजह से इसको फ्यूरियस 50 बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्बिडो। अल्बिडो का मतलब है जो सन से इंसोलेशन आया और जो पृथ्वी पहुंचने के पहले ही रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, दैट इज नोन एज अल्बिडो। अर्थ का अल्बिडो 35 है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, आइसबर्ग्स, आइस कैप्स, ठीक है, बिफोर रीचिंग अर्थ इज नोन एज अल्बिडो, ठीक है। अल्बिडो ऑफ अर्थ इज 35, इतना हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कैसे वेरी कर सकता है अल्बिडो?
अगर क्लाउडी रीजन, क्लाउड्स ज़्यादा हो तो अल्बिडो ज़्यादा होगा, ठीक है। आइस कैप्स ज़्यादा हो तो अल्बिडो ज़्यादा होगा, और आइस कैप्स कम हो, क्लाउड्स कम हो तो अल्बिडो कम होगा। मतलब सन की इंसुलेशन जो है पृथ्वी तक पहुंचेगी सीजन के, उतना अल्बिडो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जितना डेंस मतलब कि जितने क्लाउड्स ज़्यादा होंगे ऊपर उतना ही अल्बिडो ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ही रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा इनकी तरफ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर की रेंज में, ट्रोपोस्फियर में हमारे हाइट के साथ में, मतलब हमारी हाइट के नहीं, हाइट के साथ में ऊपर जाते टाइम में, अल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। जैसे इसीलिए आप देखते हो हिमालय पे टेम्परेचर कम है, आप हिल स्टेशन जाते हो, राइट, क्यों? क्योंकि हाइट के साथ में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर घटता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है कि एक हाइट तक तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि एडियाबेटिक लैप्स रेट का इन्वर्जन कुल मिला करके, ठीक है। कि उसको शब्दों में अगर लिखेंगे तो, है ना, द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट आफ्टर अ लिमिट, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आफ्टर अ सर्टन लिमिट ऑफ एल्टीट्यूड इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें लिखा है 6 मार्कर, ये लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में एक्सप्लेन करेंगे, फिर डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे ट्रोपोस्फियर का, उसमें ट्रोपोस्फियर दिखाएंगे और ऊपर की लेयर मार्क करके रखेंगे खाली, ताकि अपने को पता चले कि एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे नीचे वाली लेयर की, ठीक है। उसी के अंदर होता है ये सब फिनोमिनन, ऊपर वाले फिनोमिनन है ही नहीं। क्लाइमेटोलॉजी के पूरे फिनोमिनन जो है ट्रोपोस्फियर में होते हैं, ऊपर फिनोमिनन नहीं होते। क्लाइमेट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस लेयर, सारे क्लाइमेटिक फिनोमिनन ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं, उसके ऊपर नहीं होते, ठीक है। तो क्या होता है, अपन डायग्राम कैसा बनाएंगे, ट्रोपोस्फियर बनाएंगे, उसके ऊपर एक लेयर बनाकर बताएंगे, कौन सी है सेकंड मोस्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर लेबल कर देंगे, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, इसलिए खाली लेबलिंग होगी। इसके बाद अपन बताएंगे कि टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, फिर एकदम से बढ़ता हुआ दिखाएंगे उसी ग्राफ के अंदर में। हाँ, ये टेम्परेचर, ये ऐसा ये बनाया ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब ये टेम्परेचर है, ठीक है, इधर नीचे वाली स्केल पे टेम्परेचर है, पहले बताएंगे टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ, और ये हाइट है, ठीक है। इधर पहले बताएंगे टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ में घट रहा है, ठीक है। फिर एक लिमिट आने के बाद ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये सब घटनाक्रम कहाँ चल रहा है, ट्रोपोस्फियर के अंदर। इस स्केल पे टेम्परेचर है, ठीक है, ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 10 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गया, यहाँ हाइट देख रखी है ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसा क्लियर है। ऐसा यहाँ पर हाइट बताएंगे कैसी हाइट चल रही है, अल्टीट्यूड क्या है हमारा, और यहाँ पर टेम्परेचर बताएंगे, ठीक है। पहले कम हो रहा था, ठीक है, उसके बाद एक सर्टेन लिमिट के बाद टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगा। होता क्यों है ये पूछा है, कंडीशंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठंड में जब बहुत लंबी लंबी रातें होती है, ठीक है, ज़्यादा लंबी रात अगर होगी ठंड की, तो ज़मीनी हिस्सा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक, अपर एटमॉस्फेयर। अगर मान लो बहुत लंबी रात है, इंसोलेशन आ ही नहीं रहा, अपने यहाँ सोर्स क्या है, हीट का, सन का इंसोलेशन। रात अगर लंबी है मतलब सन नहीं है, कुल मिलाकर के यही बोल सकते हैं, मतलब हीट नहीं आ रही। हीट नहीं आ रही तो पत्थर बहुत ठंडे हो जाएंगे, ज़मीनी स्तर बहुत ठंडा हो जाएगा, और वो इतना ठंडा हो जाएगा कि अपर एटमॉस्फेयर में तो जो हीट है वो ट्रैप्ड है, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में तो पूरी की पूरी हीट लॉस्ट हो चुकी है। तो लोअर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम, अपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा। सेकेंड, जब क्लाउडी सीजन हो, क्लाउड्स ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा अल्बिडो, क्लाउड ज़्यादा होंगे तो अल्बिडो बढ़ जाएगा, मतलब कि हीट नीचे आ ही नहीं पा रही। सारी की सारी हीट कहाँ है, ऊपर क्लाउड्स के अंदर ट्रैप्ड, या ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में। नीचे हीट आई नहीं, नीचे हीट आई नहीं तो नीचे का रीजन ठंडा, ऊपर का रीजन गर्म। तीसरा, अगर पूरा ज़मीनी हिस्सा स्नो से कवर्ड हो तो स्नो से ठंडा क्या ही होगा भाई, ठीक है, मतलब वह तो माइनस डिग्री में ही चल रहे हैं, वैसे ही स्नो कवर्ड है पूरा एरिया। तो ऐसे जैसे अपन देखते हैं, है ना, अपन माउंटेन एरिया में जाते हैं जहाँ पूरा नीचे का हिस्सा स्नो कवर्ड है, तो वहाँ तो टेम्परेचर नीचे का ठंडा ही होगा, क्योंकि हमेशा ही बर्फ़ से लग के निकल रही हैं हवाएं, ठीक है। तो नीचे ठंडा है और ऊपर एटमॉस्फेयर जो है कंपेरेटिवली इससे थोड़ा सा गर्म होगा, तो थोड़ी लिमिट तक तो टेम्परेचर कम होता जाएगा और फिर एकदम से बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऊपर वो स्नो का प्रभाव खत्म हो चुका है। अरे हवाएं कैसी चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, नीचे स्नो है,
ठीक है, स्नो से हवा टकराई तो ठंडी होगी, नीचे तो ठंडी 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 लगेगी, थोड़ी स्पीड थोड़ी एल्टीट्यूड तक जाएंगे वहाँ तक ठंडक महसूस होगी, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो वो ठंडी हवा ने नीचे की वार्म हवा को रिप्लेस करके ऊपर भी तो बचाया वापस, ठीक है, तो वो क्या है, ऊपर गर्म हवाएं, ठीक है। सेम चीज़ होती है माउंटेन ब्रीज के साथ में, कि जहाँ पर माउंटेनियस रीजन्स में ब्रीज चलती है तो वैली का नीचे वाला हिस्सा ठंडा हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो जाता है माउंटेन का। कैसे, ठीक है, माउंटेन है, हाई एल्टीट्यूड पे है, हाई एल्टीट्यूड पे जैसा हमने पढ़ा कि कैसी होती हैं हवाएं, ठंडी, ठीक है। अब माउंटेन ब्रीज कैसी चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसी चलती है ना, माउंटेन से हवाएं किधर चलेगी, वैली की तरफ, पढ़ा होगा ना माउंटेन ब्रीज अभी। माउंटेन की हवा कैसी है, ठंडी। अब वो ठंडी हवा जब नीचे जा रही है तो नीचे की गर्म हवा को क्या करेगी, ऊपर धकेलेगी, तो गर्म हवा ऊपर चलेगी, ठंडी हवा नीचे रहेगी। वही तो हम बात कर रहे हैं कि गर्म ऊपर गर्मी, नीचे ठंडक, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, ये 4-5 कारण समझ में आए, डाल सकते हैं, वही तो बताया माउंटेन ब्रीज। माउंटेन है, माउंटेन से ब्रीज चल रही है नीचे की तरफ, ठीक है, वो क्या है, वही तो ब्रीज है, कैटाबेटिक एनाबेटिक, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रही है हवा, वो ठंडी हवा थी ऊपर, माउंटेन से ब्रीज जो चल रही थी वो ठंडी है, नीचे थोड़ा गर्म हवा है, वो गर्म हवा को रिप्लेस करके ऊपर पहुंचा दिया उसने, नीचे ठंडी हवा हो गई, ऊपर गर्म हवा हो गई, तो ये क्या बन गया, कौन सा सिस्टम बन गया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला सिस्टम बना, ठीक है। इसके बाद में फ्रंटल्स, कोल्ड विंड फ्रंट, वार्म विंड फ्रंट जब टकराते हैं, है ना, अगर कोल्ड और वार्म विंड अगर आमने सामने टकराएगी तो क्या सिचुएशन होगी, वार्म ऊपर जाएगी और कोल्ड विंड नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि वार्म विंड हल्की होती है और कोल्ड हवा जो है वो भारी होती है, डेंस होती है, तो नीचे की तरफ सबमर्ज करेगी और ये ऊपर जाएगी। नहीं, अलग होता है। अरे भाई साहब, हवाएं दो अलग अलग दिशा से अगर हवाएं आ गई, ठीक है, और एक गर्म हवा थी, एक ठंडी हवा थी, ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता, कि बन सकता है बिल्कुल, एक गर्म हवा का फ्रंट आ रहा है, एक ठंडी हवा का फ्रंट आ रहा है, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है, तो ऐसा कोलिजन होता है, मतलब अब सोच लो कि एक भारी आदमी और एक हल्का आदमी, तो भारी आदमी नीचे जाएगा कि हल्का आदमी नीचे जाएगा, भारी नीचे जाएगा और हल्के को तो के ऊपर फेंक देगा, तो वो हल्की थी हवा, उसको ऊपर फेंक दी और वो नीचे चली गई, खुद नीचे चली गई, तो वहाँ पर क्या डेवलप हुआ, कोल्ड रीजन, और जिस हवा को ऊपर फेंका तो उसने अपर एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, ठंडा, तो यहाँ पर क्या बना, वापस से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो ये 4-5 जो कारण बताएं ये लिखना है, डायग्राम बताना है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखना है, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर बेल्ट, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। देखो डायग्राम एक बनाना है प्रेशर बेल्ट का, कि 0 से लेकर के 5, ठीक है, एक टॉपिक है ना, उसके बाद 30-35 तक एक बेल्ट, ठीक है, उसके बाद 45 से 60 के बीच में एक बेल्ट, ठीक है, उसके बाद पोलर बेल्ट के ऊपर 90 डिग्री तक। तो ये पूरा की पूरा डायग्राम छापना है, हर एक प्रेशर बेल्ट को लिखना है, ठीक है। एक प्रेशर बेल्ट जो है वो टेम्परेचर इंड्यूस्ड है और एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, ठीक है, एक टेम्परेचर की वजह से इंड्यूस हुआ है और एक डायनेमिज्म की वजह से इंड्यूस हुआ है। तो वो बताना है कि कौन सा सेल डायनेमिज्म की वजह से और कौन सा सेल क्या है, प्रॉपरली लेबल डायग्राम बनाओ, हर एक प्रेशर बेल्ट के बारे में लिखो नीचे, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से इंड्यूस हुआ, यहाँ पर हवाएं कैसी चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर विंड का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये सब चीज़ें अपने को वहाँ पर बतानी है। क्लियर है, ये प्रेशर बेल्ट का सिचुएशन है, इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर विद डायग्राम, देखो समझा देंगे, टेंशन मत ले, प्रेशर बेल्ट, ठीक है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। अगर डायग्राम बनाना है तो सिंपल सा डायग्राम है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और पूरी 4 की 4 लेयर बनानी है, ओजोन को लेबल करना है वहाँ पर, ठीक है, वो चारों लेयर बनाने के बाद उसके बाद नीचे अपने को बताना है सब चीज़ें एक ही हेडिंग डाल के, ट्रोपोस्फीयर हाइट कितनी है, चाहो तो टेबल बना लो, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें अगर बतानी हो तो इधर एक कॉलम में चारों लेयर्स के बारे में लिख दो और एक कॉलम में उनके बारे में चीज़ें बता दो कि हाइट कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, क्या गैसेस का कंपोजिशन पाया जाता है ना। तो लोअर एटमॉस्फेयर में तो पूरा जो अपना एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है वो लोअर एटमॉस्फेयर में ही है, जिसमें ऑक्सीजन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन पढ़ते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में तो खाली आयन्स ही मिलते हैं, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो अपने वो पूरा कंपोजिशन बताना है, किस चीज़ के लिए कौन सी लेयर फिट है। जैसे क्लाइमेट एक्टिविटी सारी की सारी ट्रोपोस्फीयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर इज फिट फॉर एयरक्राफ्ट एविएशन, ठीक है, लेकिन ओजोन लेयर के ठीक नीचे वाली परत, ओजोन के ऊपर चले जाएगा तो एयरक्राफ्ट भी बम हो जाएगा, ठीक है, तो उसके नीचे वाली परत, ठीक है। ओजोन लेयर बताएंगे कि ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है और ओजोन लेयर कहाँ पर है,
ठीक है। तो ये चीज़ें अपन कुछ बेसिक पॉइंट, चाहो तो पैराग्राफ मतलब पॉइंट पॉइंट में अलग अलग हेडिंग डाल के लिखो, चाहो तो एक टेबल बना लो और लिख दो कि इसकी हाइट इतनी है ना। इसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या है, एक कॉलम में टेबल में कैरेक्टरिस्टिक लिख दो उसके सामने, जस्ट 1 2 3 4 5 की यहाँ या ये चीज़ें हैं या ये चीज़ें या ये चीज़ें, सिंपल सा है। डायग्राम और एक टेबल बनाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। टेबल नहीं भी बनाई तो इंडिविजुअल हेडिंग डाल डाल के 3 3 4 4 पॉइंट भी डाले तो काम हो जाएगा। हाइट नहीं बतानी है अपने वो टेबल में, तो हाइट ऊपर लेबल कर दी है ऑलरेडी 8 से 18, ठीक है। उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर है ना, कहाँ तक है एग्जॉस्फियर तक पूरा लेबल करके रख दिया डायग्राम में। उसके बाद नीचे अपन एक टेबल वो बनाएं, हेडिंग डालें, ट्रोपोस्फीयर तो भैया ये कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेटोस्फीयर ये कैरेक्टरिस्टिक, आइनोस्फीयर ये कैरेक्टरिस्टिक, एक्सोस्फीयर ये कैरेक्टरिस्टिक, काम खत्म। कंक्लूजन देना होता नहीं ऐसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है?